हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। बीएड क्लासेस में आज हम देख रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पाठ्यक्रम का स्तरीकरण। इस पर एग्जाम में सवाल जरूर आता है, ग्रेडेशन ऑफ करिकुलम, कि कितने टाइप से ग्रेडेशन ऑफ करिकुलम किया जाता है, कितने ग्रेड में बांटा जाता है। तो आइए हम देखते हैं ग्रेडेशन ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का स्तरीकरण। पाठ्यक्रम बालकों की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो प्रत्येक स्तर के बालकों की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। प्राथमिक स्तर पर भाषा या विषयों के ज्ञान की आवश्यकता बहुत ही अधिक है, तो उच्च स्तर पर उसी क्षेत्र में व्यवहारिक दक्षता से यहाँ तात्पर्य है बिहेवियरल स्किल डेवलपमेंट की। प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, उच्च स्तर हायर लेवल की बात कर रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर भिन्न पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। तो कहा जा रहा है कि हर लेवल पर एक अलग कैरिकुलम की हमको आवश्यकता होती है, और पाठ्यक्रम अर्थात कैरिकुलम जो होता है वो स्टूडेंट्स के नीड्स पर ही आधारित होना चाहिए, ऐसा हम कह रहे हैं। इस दृष्टिकोण से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो प्रत्येक लेवल, एवरी लेवल के स्टूडेंट के लिए और एवरी लेवल के स्टूडेंट की आवश्यकता जो होती है भिन्न भिन्न होती है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, हायर लेवल का हो। तो उसकी नीड्स को देखते हुए पाठ्यक्रम कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, करिकुलम का कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए। देखते हैं हम इसमें आगे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर चालान आ चुके हैं और आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम का स्तरीकरण, ग्रेडेशन ऑफ करिकुलम देख रहे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण सभी स्तरों के बालकों के लिए एक सा पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं हो सकता। हमारे देश में शिक्षा संगठन के अनुसार पाठ्यक्रम को 3 स्तरों में बांटा गया है। कैरिकुलम के 3 लेवल, ग्रेडेशन के बेस पर 3 लेवल किए गए हैं। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण, ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सभी स्तर के बालकों के लिए सभी लेवल पर, हर एक लेवल पर समान पाठ्यक्रम, एक सा कॉमन पाठ्यक्रम या कॉमन करिकुलम उपयुक्त नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग करिकुलम का निर्माण होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए 3 टाइप से ग्रेडेशन किया गया। नंबर 1, प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम, प्राइमरी लेवल के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम, मिडिल लेवल के लिए, और हायर सेकेंडरी लेवल के लिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम। इस प्रकार जो ग्रेडेशन अगर पूछा जाए तो 3 भागों में डिवाइडेशन करके आपको बताना है। देखते हैं इसमें आगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम, कैरिकुलम एट प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक स्तर के बालकों की आयु 5 वर्ष से 11 वर्ष होती है। प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स की जो आयु सीमा है वो 5 वर्ष से 11 वर्ष होती है। इस आयु के बालकों की रुचि खेलकूद से संबंधित क्रियाओं में अधिक होती है। आप देख रहे हैं रेड से लिखा गया है, तो पॉइंट आउट करना है, आपको पॉइंट आउट करना है, नोट डाउन करना है कि रुचि खेलकूद में होती है। अतः इस आयु वर्ग के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए उसमें खेल एवं क्रियाओं को विशेष स्थान दिया जाए। इस प्रकार पाठ्यक्रम में शिक्षाप्रद कहानियाँ, एजुकेशनल स्टोरीज होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में हस्तकला को भी आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट चीज़ों को भी शामिल किया जाना चाहिए। गांधी जी ने अपनी बेसिक शिक्षा योजना में किसी हस्तकला को केंद्र मानकर शिक्षा देने की व्यवस्था की है। गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन में कहा है कि किसी भी हस्तकला को केंद्र मानकर ही शिक्षा दी जाए। प्राइमरी स्तर के बालकों का जो पाठ्यक्रम है, प्राइमरी लेवल पर जो स्टेज पर जो करिकुलम होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए विद्यार्थियों। देखते हैं आगे। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम, कैरिकुलम एट प्राइमरी स्टेज में हम देख रहे थे कि सामान्यतः प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम में इन विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए: हस्तकला एवं शिल्पकला, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विषय, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य ज्ञान, साहित्य, संगीत एवं कला, इन विषयों को स्थान देना चाहिए। हस्तकला से तात्पर्य हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, मातृभाषा मदर टंग की बात कर रहे हैं, गणित मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, सामाजिक विषय सोशल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य विज्ञान हेल्थ से रिलेटेड सब्जेक्ट भी होने चाहिए, साहित्य होना चाहिए, संगीत और कला आदि भी होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में बात जो इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातों का समावेश होना चाहिए। नंबर 1, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा, हाइजीन एंड हेल्थ एजुकेशन की बात की जा रही है, क्योंकि नन्हे मुन्ने बालकों के लिए सबसे ज़रूरी है उनका स्वास्थ्य। वैसे देखा जाए तो किसी के लिए भी स्वास्थ्य सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वास्थ्य ही सब कुछ है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं, वह ना तो शारीरिक रूप से कार्य कर पाता है और ना ही मानसिक रूप से, ना फिजिकली कर पाएगा, ना मेंटली कर पाएगा। यह भी सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि स्वास्थ्य का संगठन जितना बाल्यावस्था में संभव है, संगठन नहीं, सुगठन जितना बाल्यावस्था में संभव है उतना किसी अवस्था में नहीं। तो जितना हम बाल्यावस्था में स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे वैसे आगे भी आपके लिए फायदेमंद होगा। आगे देख रहे हैं इसी पॉइंट में कि बालकों के तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी हम दे सकते हैं, खेल खेल में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कहानियों के माध्यम से, लेकिन उन्हें देनी चाहिए शिक्षा कि स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दैनिक व्यायाम, आसन आदि उन्हें कराए जा सकते हैं। इस बात से भी अवगत कराया जाना चाहिए कि स्वच्छता का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी छोटे बालकों को हम बताते रहे तो ज़रूर अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे, स्वच्छता की ओर ध्यान देंगे, जिसमें प्रमुख होगा नाखून, बाल आदि की सफाई करने से, नाखूनों की सफाई, बाल की सफाई, आँखों की सफाई, कपड़ों की सफाई आदि पर ध्यान देने से बीमारियों से बचा जा सकता है। इन सभी बातों का पाठ में उल्लेख होना चाहिए कि विभिन्न अंगों में से किसका क्या महत्व है तथा उस अंग को कैसे स्वस्थ और स्वच्छ रखा जा सकता है। जब आप बालकों को बताएंगे, नन्हे मुन्ने बालकों को, कि उनकी आँखों का, उनके हाथों का, उनके पैरों का और विभिन्न अंगों का जीवन में कितना महत्व है और उन अंगों का होना और स्वच्छ होना, स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली विद्यार्थियों, छोटे नन्हे मुन्ने बालक इसे समझ पाएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। प्राइमरी स्टेज पर हमें नैतिकता की शिक्षा भी देनी चाहिए, मॉरल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बालकों की आदतें जीवन भर उनका साथ देती है। जो आदत एक बार पड़ गई, हैबिट, वो जीवन भर साथ देती है। कभी कभी उनमें वातावरण के प्रभाव या अन्य किसी कारण से कुछ अवांछित आदतें भी पड़ जाती है। अवांछित से तात्पर्य अनडिजायरेबल या गलत आदतें भी पड़ जाती है, जिनका प्रभाव उनके जीवन पर अच्छा नहीं पड़ता। यह भी सत्य है कि नैतिकता की शिक्षा बालकों को जितनी दी जा सकती है उतनी बड़ों को नहीं, और वह भी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप में। जितने दी जा सकती है उतनी प्रत्यक्ष रूप में नहीं। कहा जाता है कि जितनी अप्रत्यक्ष रूप से दे सकते हैं, अर्थात इनडायरेक्ट रूप में दे सकते हैं, उतनी हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं। अगर आप डांट कर, फटकार कर प्रत्यक्ष रूप में कहते हैं कि हाथ धोना ही पड़ेगा, साबुन से हाथ धोकर आइए, जाओ खेल कर आए, तो बालक कभी एक बार धोता है, कभी नहीं धोता है। लेकिन कहानी के माध्यम से इनडायरेक्ट रूप में आप बताएं कि उसका कितना इंपॉर्टेंस है, तो बच्चा उसको समझकर फिर डेली रूटीन में उस चीज़ को ला सकता है। विषयों के अंतर्गत पाठों के चयन में ऐसे पाठों को उचित स्थान मिलना चाहिए जिनके द्वारा बालक अप्रत्यक्ष रूप में नैतिकता की शिक्षा ग्रहण कर सके। छोटी छोटी कहानियाँ इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। जैसे हम स्वास्थ्य में कहानियों के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं, वैसे ही मॉरल एजुकेशन भी विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से, ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से, वीरता की कहानी सुनाकर, सत्यता की कहानी सुनाकर आदि बातों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उसे सिखा सकते हैं। पॉइंट लिखेंगे विद्यार्थियों। नेक्स्ट पॉइंट, गणित की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। शरीर की खुराक यदि भोजन है तो मस्तिष्क की खुराक कल्पना और विचार मंथन है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित ऐसा विषय है जिसमें मस्तिष्क को अच्छी खुराक मिल जाती है। बालक स्वभाववश बचपन में कुछ न कुछ क्रियाएं करते ही रहते हैं, जैसे ऊंचा कूदना, भार वजन उठाना आदि क्रियाओं को यदि गणित से संबंधित कर दिया जाए तो बालक गणित को बहुत सी बातें स्वयं ही सीख जाते हैं। लंबाई चौड़ाई की नाप, वजन आदि का ज्ञान उन्हें इसके द्वारा सरलता से कराया जा सकता है। इसी प्रकार बालकों के जीवन में जो भी स्वाभाविक और सामान्य घटनाएं घटित होती है उनके माध्यम से गणित की शिक्षा सरलता से दी जा सकती है। तो कैरिकुलम में प्राइमरी लेवल में क्या कहा जा रहा है कि गणित सिखाया जाना चाहिए, और वो प्रारंभ से ही जीवन में कभी ऊंचा कूदते हैं, कभी लंबा कूदते हैं, कभी वजन उठाते हैं, कभी कोई सामान खरीदते हैं या खरीदते हुए देखते हैं, लंबाई और चौड़ाई, चौसठ खेलते हैं, लंगड़ी खेलते हैं, या और भी गेम, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो उसके माध्यम से आप नाप, वजन, चौड़ाई, ऊंचाई इसका ज्ञान खेल खेल में आप उन्हें करा सकते हैं, जिससे गणित की शिक्षा सरलता से वे ग्रहण कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक विज्ञान की शिक्षा, सोशल साइंस की एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बालकों में स्वभाव से ही नई नई बातों को जानने की उत्सुकता होती है। वह यह भी जानने का प्रयत्न करते हैं कि किस बात का क्या परिणाम निकल सकता है। छोटे जो बालक होते हैं विद्यार्थियों, डेफिनेटली वो बार बार सवाल करते हैं, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कर देंगे तो ऐसा क्यों हुआ। नई नई बातों को जानना चाहता है, खिलौनों को तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, फिर उसको जोड़ने की प्रयास करते हैं, और भी कई सवाल, अनगिनत ऐसे ऐसे सवाल हमसे कर लेते हैं कि हम जवाब नहीं दे पाते हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र आदि सामाजिक विषयों से संबंधित बालकों के जीवन उपयोगी सामान्य बातों की शिक्षा बालकों को सरलता से दी जा सकती है।
समाज के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान भी इस स्तर पर कराया जाना उपयुक्त रहता है। धीरे धीरे वो जानते हैं कि घर में ही नहीं रहना है, हमें बाहर भी जाना है। सामाजिक संबंध बनाते हैं, दोस्तों को बनाते हैं, सहेलियों को बनाते हैं। खेल खेल में वो सामाजिक भी होना सीख जाते हैं, हम सिखा सकते हैं उन्हें। अगला हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन ऑफ साइंस, विज्ञान की शिक्षा। वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बालकों को विज्ञान की शिक्षा देना कुछ अलग सा प्रतीत होता है, परंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ विज्ञान न हो। डेफिनेटली विद्यार्थियों, साइंस के बिना तो हम अधूरे हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं ने आविष्कार को जन्म किया और आविष्कार विज्ञान का ही एक रूप है, विज्ञान के ही प्रतिफल है। यह दूसरी बात है कि उसका संबंध भौतिक या रासायनिक विज्ञान से ना होकर जीवन या वनस्पति विज्ञान से हो। इस स्तर पर जीव और वनस्पति तथा प्रकृति से संबंधित अनेक बातों का ज्ञान, जिन्हें जानने के लिए बालक सदैव उत्सुक रहते हैं, सरलता से कराया जा सकता है। और वर्तमान समय की आवश्यकता भी है कि उन्हें विज्ञान की शिक्षा सामान्य रूप में दी जाए। आप जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान से बच्चे रूबरू होते हैं दिन प्रतिदिन। प्रकृति से उनका संबंध है, वनस्पति से उनका संबंध है, तो वनस्पति के माध्यम से भी पेड़ पौधों की जानकारी देकर, प्रकृति की जानकारी देकर उन्हें हम विज्ञान से परिचित करा सकते हैं। और वर्तमान समय में तो आँख खुलते ही बच्चा मोबाइल को हाथ में लेता है, और छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मैदान को छोड़ दिया है, गेंद को छोड़ दिया है, फुटबॉल को छोड़ दिया है और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है विज्ञान की शिक्षा भी देना। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, भाषा की शिक्षा पर। यद्यपि शिक्षण का प्रत्येक पहलू स्वयं में कम महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु प्राथमिक स्तर पर तो भाषा का सबसे अधिक महत्व है। प्राइमरी लेवल पर भाषा का बहुत महत्व है बच्चों, क्योंकि बालक जो कुछ सुनता है वही बोलता है और जो बोलता है वही लिखता है। अर्थात आप सुनेंगे सही तो बोलेंगे सही, बोलेंगे सही तो लिखेंगे सही। और जो हमारे भाषा के कौशल है, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, वह इसी अवस्था में, चाइल्डहुड में डेवलप होते हैं। अथवा इस स्तर पर सही वाचन और सही लेखन की शिक्षा देना अति आवश्यक है, क्योंकि आपका कहा भी जाता है कि बेस अगर कमज़ोर है, मजबूत है आधार, तो बिल्डिंग सही बनेगी अथवा बिल्डिंग ढह जाएगी। तो वर्णमाला का ज्ञान, अक्षरों का ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान इसी समय, इसी उम्र में दिया जाता है। तो भाषा की शिक्षा के माध्यम से उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी ग्रोथ कर सकते हैं। यदि इस स्तर पर बालकों में अशुद्ध उच्चारण और लेखन की आदत पड़ जाती है तो उसे बहुत समय तक नहीं भुला पाते। ऐसे स्तर पर उन्हें नए शब्दों और उनके अर्थ से भी अवगत कराना चाहिए, क्योंकि वाकई में अगर अशुद्ध उच्चारण बच्चा कर रहा है तो ज़िंदगी भर अशुद्ध उच्चारण ही करता रहता है, पर जल्दी वो ठीक नहीं कर पाता। हमें नए नए शब्दों से, अर्थों से परिचित उसे कराते रहना चाहिए। दैनिक जीवन में जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें बार बार रटाए, समझाए, याद दिलाए। पाठ्यक्रम का गठन इन बातों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए कि प्रत्येक नए पाठ में कुछ नए शब्द हो, परंतु बहुत अधिक नहीं। उन्हें नए शब्दों के शुद्ध उच्चारण और अर्थ की शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसे ही बनता है। भाषा की भी बात लीजिए तो पहले पाठ में आपको दिया जाएगा वर्णमाला, तो दूसरे पाठ में उन वर्णों को जोड़कर अक्षर बनाए जाएंगे, अक्षर से शब्द बनाए जाते हैं, शब्दों से फिर वाक्य बनाए जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे उनको शिक्षा दी जाती है। उसी प्रकार अशुद्ध और शुद्ध उच्चारण में भी अंतर उन्हें बताना है। अगर वो अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो उन्हें उच्चारण सही करने की प्रेरणा भी हमें देनी चाहिए, और इसी उम्र और अवस्था में उसमें परिपक्वता आती है, भाषा को लेकर ज्ञान उसका दृढ़ होता है। अगला पॉइंट है कलाओं की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ क्राफ्ट्स। बालक स्वभावतः कला प्रेमी होते हैं। वह प्रत्येक नई बात, आकृति और चित्र को पसंद करते हैं। कला प्रेमी होते हैं, उत्सुक भी होते हैं, जानने की जागरूकता बहुत ज़्यादा होती है उनमें, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कला प्रेमी होते हैं, आर्ट से उन्हें बहुत लगाव होता है। वह प्रत्येक नई बात को, आकृति को, कोई भी आकृति देख लेते हैं पूछते हैं कि मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, भैया ये क्या है। कोई चित्र देखते हैं तो पूछते हैं, हम बताते हैं कि घोड़ा है, तो समझने लगते हैं, मन मस्तिष्क में बिठाने लगते हैं कि हाँ ये घोड़ा है। अनुकरण की प्रवृत्ति भी उनमें बहुत अधिक होती है। वो अनुकरण कर सीखते हैं, एक दूसरे का बोली हुई बात को देखकर वो सीखते हैं। अनुकरण अर्थात रटने की प्रवृत्ति, फॉलो करने की प्रवृत्ति उनमें होती है। सॉरी, रटने की नहीं, फॉलो करने की। अनुकरण मतलब किसी के बोले हुए के बाद बोलना पुनः। अनुकरण की प्रवृत्ति के द्वारा टेढ़े मेढ़े चित्र भी बनाना चाहते हैं। जब देखते हैं कि टीचर चित्र बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो उसे देखकर वो फिर नकल करने की कोशिश करते हैं, तो वही अनुकरण है। परंतु बना नहीं पाते क्योंकि उनका हाथ सधा हुआ नहीं होता। तो उन्हें प्रैक्टिस कराते रहना है हमें, इस तरह वो कला में निपुण हो सकते हैं। जब कला में निपुण हो जाते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती है और उस चीज़ को सीखने का प्रति रुचि और तीव्र होती है। अतः विभिन्न कलाओं, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला आदि के अंतर्गत बालक जो कुछ भी और जैसा भी बना सके
उसके लिए उन्हें उचित अवसर मिलना चाहिए। आप कक्षा में अलग अलग ग्रुप बांट दें, काम करने के लिए दे दे, तो आप देखेंगे कि सभी बच्चे ग्रुप बनाकर अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। कोई मूर्ति बना रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई चित्रकारी कर रहा है, कोई क्ले मॉडल बना रहा है। तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन किस विद्यार्थी में किस कला में आगे बढ़ने की सामर्थ्य है, तो उसके अनुसार उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए उचित अवसर दिए जा सकते हैं। प्रारंभ में वे अच्छा कार्य नहीं कर पाते, परंतु जो जो उनका हाथ सत्ता जाता है, हाथ बैठते जाते होते वो उस कला में निपुण बनते जाते हैं विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों, ये था करिकुलम एट मिडिल स्कूल लेवल, करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज लेवल। और जल्दी ही अगले वीडियो में आपको मिलने वाला है करिकुलम एट मिडिल स्कूल लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम, करिकुलम एट मिडिल स्कूल, कमिंग सून नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो वेट एंड वॉच। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए वीडियो को अगर देख ही रहे हैं विद्यार्थी और आपके काम आ रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। 1 मिनट लगता है लाइक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।